नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बहुलक। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे आंकड़ों की सतत श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे की जाती है। अब आपके सामने उदाहरण नंबर 1 में मौसम विज्ञान के केंद्रों द्वारा एक वर्ष की अवधि के दौरान दर्ज की गई वर्षा की मात्रा के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं वर्षा की मात्रा जो मिलीमीटर में प्रदर्शित की गई है उसके 8 वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग है 0 से 50 मिलीमीटर का, दूसरा 50 से 100, तीसरा 100 से 150, चौथा 150 से 200, पांचवा है 200 से 250, छठा है 250 से 300, सातवां है 300 से 350 और आठवां है 350 से 400। इस प्रकार वर्षा की मात्रा को 8 वर्गों में प्रदर्शित किया गया है। वर्षा की मात्रा के प्रत्येक वर्ग के सामने मौसम विज्ञान केंद्रों की संख्या अंकित कर दी गई है। आप देख सकते हैं एक वर्ष के दौरान जिन मौसम विज्ञान के केंद्रों पर 0 से 50 मिलीमीटर के बीच वर्षा हुई, ऐसे मौसम विज्ञान के केंद्रों की संख्या है 6। 50 से 100 मिलीमीटर वर्षा वाले मौसम विज्ञान के केंद्रों की संख्या है 20। 100 से 150 मिलीमीटर वर्षा वाले मौसम विज्ञान के केंद्रों की संख्या है 14। 150 से 200 मिलीमीटर वर्षा वाले मौसम विज्ञान के केंद्रों की संख्या है 22। 200 से 50 मिलीमीटर वर्षा वाले मौसम विज्ञान के केंद्रों की संख्या है 21। 250 से 300 मिलीमीटर वर्षा वाले मौसम विज्ञान के केंद्रों की संख्या है 16। 300 से 350 मिलीमीटर वर्षा वाले मौसम विज्ञान के केंद्रों की संख्या है 18। 350 से 400 मिलीमीटर वर्षा वाले मौसम विज्ञान के केंद्रों की संख्या है 4। इस प्रकार दी गई तालिका में मौसम विज्ञान के केंद्रों द्वारा एक वर्ष के दौरान दर्ज की गई वर्षा की मात्रा के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ों को देखने के पश्चात हम समझ गए हैं दिए गए आंकड़े सतत श्रेणी से संबंधित हैं और आंकड़ों की इस सतत श्रेणी में हम बहुलक की गणना समूहन विधि से करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आंकड़ों की खंडित श्रेणी हो या सतत श्रेणी, बहुलक की गणना में 2 विधियों का प्रचलन है। एक निरीक्षण विधि, दूसरी समूहन विधि। यहां पर समूहन विधि का प्रयोग इसलिए करना जरूरी है क्योंकि दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवृत्तियां अनियमित हैं। ठीक है, क्योंकि दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवृत्तियों में अनियमित रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये 6, फिर 20, फिर घटकर 14, फिर बढ़कर 22, फिर घटकर 21, फिर घटकर 16, फिर बढ़कर 18, फिर घटकर 4। इस प्रकार दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवृत्तियां अनियमित हैं। ऐसे में हम निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि समूहन विधि से बहुलक की गणना करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जब दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवृत्तियां अनियमित हों तो हमें समूहन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब हम अनियमित आवृत्तियों की पहचान कैसे करेंगे? उसके पहचान के 4 लक्षण हैं। एक, आवृत्तियां अनियमित रूप से घटे या बढ़े, यानी दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवृत्तियों में अनियमित उतार या चढ़ाव हो। दूसरी पहचान,
अधिकतम आवृत्ति एक न होकर के दो या दो से अधिक स्थानों पर हो, यानी दी गई आंकड़ों की श्रेणी में अधिकतम मान वाली आवृत्ति एक न होकर के दो या दो से अधिक हो। तीसरी पहचान, अधिकतम आवृत्ति केंद्र में न होकर प्रारंभ या अंत में हो, यानी दी गई आंकड़ों की श्रेणी में अधिकतम आवृत्ति उसके केंद्र में न होकर के या तो शुरुआत में हो या अंत में हो। चौथी पहचान, केंद्र के दोनों ओर की आवृत्तियों में अधिक भिन्नता हो, यानी केंद्र में स्थित अधिकतम आवृत्ति के दोनों ओर की आवृत्तियों में बहुत अधिक भिन्नता हो, तो ऐसी आवृत्तियों को अनियमित माना जाएगा और ऐसे में हमें बहुलक की गणना में समूहन विधि का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आंकड़ों की सतत श्रेणी में यदि आवृत्तियां अनियमित हो तो ऐसे में हम निरीक्षण विधि से बहुलक ज्ञात न करके समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक 9 कॉलम वाली तालिका बनानी होगी, जिसके पहले कॉलम में हम प्रश्न में दिए गए मूल्यों को व्यवस्थित कर देंगे, जबकि दूसरे कॉलम में हम प्रश्न में दी गई आवृत्तियों को व्यवस्थित कर देंगे। साथ ही इन आवृत्तियों में अधिकतम आवृत्ति को भी चिन्हित कर लेंगे। तीसरे कॉलम में मूल आवृत्तियों के आधार पर, या मूल आवृत्तियों का मतलब है प्रश्न में दी गई आवृत्तियों के आधार पर पहली आवृत्ति से शुरू करके दो आवृत्तियों का योग करेंगे। चौथे कॉलम में भी हम दो आवृत्तियों का योग करेंगे, लेकिन मूल आवृत्तियों में से पहली आवृत्ति को छोड़कर। जबकि पांचवें कॉलम में हम तीन आवृत्तियों का योग करेंगे। किसके आधार पर? मूल आवृत्तियों के आधार पर। और यह तीन आवृत्तियों का योग पहली आवृत्ति से शुरू करके करेंगे। छठे कॉलम में भी हम मूल आवृत्तियों के आधार पर तीन आवृत्तियों का योग करेंगे, किंतु मूल आवृत्तियों में पहली आवृत्ति को छोड़कर। जबकि सातवें कॉलम में हम तीन आवृत्तियों का योग करेंगे, किंतु मूल आवृत्तियों में पहली व दूसरी आवृत्ति को छोड़कर उसके बाद आने वाली तीन आवृत्तियों का योग हम करेंगे। कॉलम 8 में कॉलम 2 से कॉलम 7 तक चिन्हित की गई अधिकतम आवृत्तियों के सामने मिलान चिन्ह लगाएंगे, टेली चिन्ह लगाएंगे, और ये चिन्ह समूहन के कॉलम में चिन्हित की गई अधिकतम आवृत्ति में सम्मिलित मूल आवृत्तियों के सामने लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी 8वें कॉलम में हम समूहन के जो 6 कॉलम हैं, उन 6 कॉलम में प्रत्येक कॉलम में हम अधिकतम आवृत्ति को चिन्हित करेंगे और उस अधिकतम योग वाली संख्या कहें या आवृत्ति में जितनी मूल आवृत्तियां शामिल हैं उन सबके सामने एक एक चिन्ह लगाएंगे, जिन्हें टेली चिन्ह कहेंगे या मिलान चिन्ह कहेंगे। कॉलम संख्या 9 में प्रत्येक मूल्य के सामने टेली चिन्ह को संख्या में लिख देंगे, यानी जो 8वें कॉलम में हमने मिलान चिन्ह जो लगाए थे उनको 9वें कॉलम में संख्या में बदल देंगे। फिर हम 9वें कॉलम में अधिकतम आवृत्ति को ढूंढेंगे और उस अधिकतम आवृत्ति का
बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लेंगे। बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लेने के पश्चात सूत्र अनुसार हम बहुलक की गणना करेंगे। ठीक है। सतत श्रेणी के आंकड़ों में बहुलक की गणना में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो आपके सामने है। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई। अब हम दिए गए उदाहरण में सतत श्रेणी के आंकड़ों में बहुलक की गणना करेंगे। जैसा कि हम जान चुके हैं, दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवर्तियां अनियमित हैं, ऐसे में हम समूहन विधि से बहुलक की गणना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक 9 कॉलम की तालिका बनानी होगी। आप देख सकते हैं दी गई तालिका में 9 कॉलम हैं, जिसके पहले कॉलम में हम उदाहरण में दिए गए वर्षा की मात्रा के आंकड़ों को व्यवस्थित कर देंगे, जो हमने कर दिया है। इसके बाद अगले 6 कॉलम आप देख सकते हैं, जिनमें 1 से 6 तक की रोमन संख्या लिखी हुई है। इनमें हम आवर्तियों का समूहन करेंगे। समूहन के कॉलम 1 यानी जिस कॉलम में रोमन संख्या 1 लिखी हुई है, यह समूहन का पहला कॉलम है। इसमें हम प्रश्न में दी गई आवर्तियों को ज्यों की त्यों व्यवस्थित कर देंगे, जो हमने कर दिया है। अब हम समूहन 2, ये समूहन 2 है। समूहन 2 में हम मूल आवर्तियों के आधार पर, मूल आवर्तियों का मतलब प्रश्न में दी गई आवर्तियां, इनके आधार पर 2-2 आवर्तियों का योग करेंगे। आप देख सकते हैं ये 6 और 20, 26, 14 और 22, 36, 21 और 16, 37। इस प्रकार समूहन के कॉलम 2 में हम मूल आवर्तियों के आधार पर 2-2 आवर्तियों का योग करेंगे। समूहन के कॉलम 3 में भी हम मूल आवर्तियों के आधार पर 2-2 आवर्तियों का योग करेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हम पहली मूल आवर्ती को छोड़ देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 20 और 14, 34, 22 और 21, 43, 16 और 18, 34। इस प्रकार समूहन के कॉलम 3 में हम मूल आवर्तियों के आधार पर 2-2 आवर्तियों का योग करेंगे, पहली मूल आवर्ती को छोड़कर। अब हम समूहन के कॉलम नंबर 4 में मूल आवर्तियों के आधार पर 3-3 आवर्तियों का योग करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 6, 20 और 14, इन 3 आवर्तियों का योग है 40। इसके बाद अगली 3 आवर्तियां 22, 21 और 16, इनका योग है 59। इस प्रकार समूहन के कॉलम नंबर 4 में हमने मूल आवर्तियों के आधार पर 3-3 आवर्तियों के योग किए। अब हम समूहन के कॉलम नंबर 5 में भी मूल आवर्तियों के आधार पर 3-3 आवर्तियों का योग करेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हम पहली मूल आवर्ती को छोड़ देंगे। उसके बाद अगली 3 आवर्तियां आप देख सकते हैं 20, 14, 22, इनका योग हुआ 56। फिर उसके बाद 21, 16 और 18, इनका योग हुआ 55। इस प्रकार समूहन के कॉलम नंबर 5 में हम मूल आवर्तियों के आधार पर 3-3 आवर्तियों का योग करेंगे, लेकिन पहली आवर्ती को छोड़कर। अब हम समूहन के कॉलम नंबर 6 में भी 3-3 आवर्तियों का योग करेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मूल आवर्तियों में से शुरुआती 2 आवर्तियों को छोड़कर, यानी पहली व दूसरी आवर्ती को छोड़कर आगे की 3-3 आवर्तियों का योग करेंगे। आप देख सकते हैं 14, 22 और 21 का योग 57, और उसके बाद 16, 18 और 4 का योग 38।
इस प्रकार हमने इन आवर्तियों का समूहन किया। इसके पश्चात अब हम समूहन के प्रत्येक कॉलम में अधिकतम योग वाली संख्या या कहें अधिकतम योग वाली आवर्ती को चिन्हित करेंगे। आप देख सकते हैं समूहन के पहले कॉलम में अधिकतम योग वाली संख्या है 22, दूसरे कॉलम में 37, तीसरे कॉलम में 43, चौथे कॉलम में 59, पांचवें कॉलम में 56 और सातवें कॉलम में छठवें कॉलम में 57। इस प्रकार हमने समूहन के प्रत्येक कॉलम में अधिकतम योग वाली संख्या को चिन्हित कर लिया। इसके बाद अब हम टेली वाले कॉलम में समूहन के प्रत्येक कॉलम में जो हमने अधिकतम योग वाली संख्या चिन्हित करी थी उनके सामने चिन्ह लगाएंगे, जिन्हें टेली चिन्ह कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अधिकतम योग वाली संख्या में जितनी मूल आवर्तियां शामिल हैं उन सबके सामने हम एक एक चिन्ह लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं समूहन के कॉलम नंबर 1 में अधिकतम आवर्ती है 22 और चूंकि यह मूल आवर्ती है इसलिए इसके सामने हम सिर्फ एक चिन्ह लगाएंगे, या कहें कि वर्ग 150 से 200 के सामने हम एक खड़ा चिन्ह लगाएंगे। समूहन के कॉलम नंबर 2 में अधिकतम योग वाली संख्या है 37, लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये 37 दो मूल आवर्तियों का योग है 21 और 16। इस प्रकार हम 200 से 250 और 250 से 300 वाले वर्ग के सामने हम एक एक चिन्ह लगाएंगे, एक यहां पे और एक यहां पे। इसी प्रकार समूहन के कॉलम नंबर 4 में आप देख सकते हैं इसमें अधिकतम योग वाली संख्या है 59 यानी 59, लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये 59 तीन आवर्तियों का योग है और उसमें शामिल है 22, 21 और 16। इस प्रकार हम 150 से 200, ये 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300 वाले वर्ग के सामने एक एक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार हम समूहन के प्रत्येक कॉलम में अधिकतम योग वाली संख्या तथा उस अधिकतम योग वाली संख्या में शामिल जितनी मूल आवर्तियां हैं उन मूल आवर्तियों के वर्गों के सामने हम टेली चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अंतिम कॉलम में हम इन टेली चिन्हों को संख्या में बदल देंगे। अब आप देख सकते हैं अधिकतम संख्या है 5, यानी दी गई तालिका में सामान्य अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अधिकतम आवर्ती है 5 और जिसका बहुलक वर्ग है 150 से 200। यानी इस प्रकार हमने समूहन के आधार पर बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लिया है। इस बहुलक वर्ग की निचली सीमा है 150 जिसे L कहेंगे। बहुलक वर्ग की आवर्ती है 22 जिसे हम F1 कहेंगे। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवर्ती है 14 जिसे हम F0 कहेंगे।
बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की आवर्ती है 21, जिसे हम F2 कहेंगे, और दी गई तालिका में वर्ग अंतराल है 50 का। इस प्रकार सूत्र में जो मांग चाहिए गई है वो माप हमने तय कर ली है, ज्ञात कर ली है। अब सूत्र अनुसार हम बहुलक की गणना कर लेंगे, या कहें सूत्र में इन मापों को रख के हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हमने सूत्र में जो माप चाहिए गई थी वो हमने ज्ञात कर ली है, और इन माप को हम सूत्र में रखने के बाद बहुलक ज्ञात कर लेंगे। L जो बहुलक वर्ग की निचली सीमा है वो 150 है। F1 जो बहुलक वर्ग की आवर्ती है वो 22 है। F0 बहुलक वर्ग के पहले के वर्ग की आवर्ती है वो है 14। F2 जो बहुलक वर्ग के आगे के वर्ग की आवर्ती है 21, और बहुलक वर्ग का अंतराल है 50। इस प्रकार सूत्र में इन मापों को रखने के बाद हल करने के पश्चात बहुलक का मान आया 194.44 मिलीमीटर वर्षा। ठीक है, धन्यवाद।